नमस्कार, IND 121 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं मध्य प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग जी। विश्वास जी, आपका IND 24 में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। विश्वास जी, चिकित्सा एक ऐसा विषय है जिस पर एक बहुत बड़ी आबादी का विश्वास होता है और अगर वो चिकित्सा से संबंधित फिर अध्यापन हो या अध्ययन हो तो विषय और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। गुज़िश्ता वर्षों में मध्य प्रदेश की चिकित्सा शिक्षा पर कतिपय कारणों से एक दाग लगा था, तो बहुत आवश्यकता है कि बहुत पारदर्शिता के साथ और बहुत प्रतिबद्धता के साथ चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में कार्य किया जाए। एक समग्र प्रतिक्रिया आपसे चाहूंगा। नहीं, देखिए नवीन जी, आपने सही बात बोली कि चिकित्सा का विषय हो, स्वास्थ्य का विषय, ये बहुत महत्वपूर्ण है और उनकी सेवाएं देने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम उच्च गुणवत्ता की चिकित्सा शिक्षा छात्रों को दें, जिससे हम उच्च स्तर के डॉक्टर्स का निर्माण करें। इस लिहाज से चिकित्सा शिक्षा एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है और इसमें लगातार हमने सभी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त हों और सभी तरह की व्यवस्थाएं पारदर्शी हों, इसकी संपूर्ण व्यवस्था की है। और ये बहुत प्रसन्नता की बात है कि माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में ये सुनिश्चित किया गया है कि हर तरह की व्यवस्थाओं को हम ठीक करें। आपने बोला कि विगत दिनों इसको लेकर कहीं कोई दिक्कतें थी, यदि विगत वर्षों तो मैं ये बात इंगित जरूर करना चाहता हूँ। मैं विगत वर्षों की बात कर रहा हूँ। हाँ, वही मैं कहना चाह रहा हूँ। जी, मैं वही निवेदन कर रहा हूँ कि व्यापम के मामले में भी यदि व्यापम के विषय को उजागर किया तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। शिवराज सिंह चौहान जी ने ही इस पूरे प्रकरण में उचित जांच कराई और ये सुनिश्चित किया कि यदि कोई गलती है तो जिन्होंने गड़बड़ियाँ की हैं उन पर सजा भी मिले और इसकी पुनरावृत्ति भी ना हो। हम इस बात को लेकर बहुत संतोष व्यक्त करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कोरोना की भीषण महामारी में स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग दोनों ने मिलकर इस समस्या के निदान के लिए बहुत कुछ किया और उसके रिजल्ट हमें सामने देखने को मिल रहे हैं। चिकित्सा शिक्षा का यदि हम विषय रखें तो मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य होने वाला है जो हिंदी में MBBS की पढ़ाई शुरू करेगा। हम पहले राज्य हैं जिसने नॉलेज शेयरिंग मिशन की स्थापना की। हम पहले राज्य हैं जिन्होंने NMC के सभी नए जो भी प्रिस्क्राइब्ड कोर्स हैं उनको स्थापित करने का काम किया। हम पहले राज्य हैं जो फाउंडेशन कोर्स बना रहे हैं। और नवीन जी, कल ही हमने एक बहुत बड़ा काम किया है, एक नवाचार किया है। आत्महत्या रोकथाम रणनीति का डॉक्यूमेंट भी हम मध्य प्रदेश सरकार की ओर से बना रहे हैं और हमारा इस पर मैं एक प्रति प्रश्न करना चाहूंगा सर, कि वर्तमान समय में जिस प्रकार से जो आपाधापी का युग है, लाइफ बहुत फास्ट हुई है और देखने में आया है कि डिप्रेशन के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, समाज में अवसाद बढ़ रहा है और तमाम सुसाइडल केस जब रिजल्ट्स आते हैं, खासकर चाहे वो प्रतियोगी परीक्षाओं के हों, स्कूल की परीक्षाओं के हों, तो वो एक युवाओं में इस प्रकार की प्रवृत्ति बढ़ रही है, अन्य वर्गों में ये प्रवृत्ति बढ़ रही है। तो इस पर बहुत गहन चिंतन मंथन की आवश्यकता है। जैसे आपने कहा कि सुसाइड ना हो, लोग आत्महत्या की प्रवृत्ति से बचें, इसके लिए एक पूरा डॉक्यूमेंट तैयार किया जा रहा है। इस पर एक आपकी विस्तृत प्रतिक्रिया चाहूंगा कि ये कैसे आपके जेहन में आया, इसके पहले कोई स्टडी थी, किन आंकड़ों के आधार पर, किन बिंदुओं के आधार पर आपने ये सब निर्णय किया कि इसको करना चाहिए? नवीन जी, जैसा आपने कहा कि ये ग्लोबल विषय है, आत्महत्या के प्रति पूरी दुनिया चिंतित है। देश में भी हम देख रहे हैं कि हर एक सेक्टर में हमें हर स्थान पर हर तरह के प्रदेश में हमें देखने को मिलता है कि आत्महत्याएं हो रही हैं और इसीलिए हमने मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा विभाग के माध्यम से ये सुनिश्चित किया है कि आत्महत्या रोकथाम के लिए हम एक रणनीति का डॉक्यूमेंट तैयार करें। आज पूरी दुनिया में वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे भी मनाया जा रहा है।
WHO ने भी ये रिकमेंड किया है कि सभी सरकारें और समाज इस पर समग्रता के साथ विचार करें। तो हमने ये सुनिश्चित किया है कि हम इस विषय को लेकर विषय विशेषज्ञों को मिलाकर हमने एक टास्क फोर्स का गठन किया है, जिसमें मैं बताना चाहता हूँ डॉक्टर हरीश शेट्टी जो हिंदुस्तान के बहुत बड़े मनोचिकित्सक हैं, आत्महत्या जैसे विषय पर उन्होंने बहुत शोध किया है। डॉक्टर ऋषिकांत बहरे जो पूना से आते हैं, उन्होंने बहुत शोध पत्र जारी किए हैं। हमारे भोपाल के ही डॉक्टर साहू, डॉक्टर त्रिवेदी और ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जिन्होंने इस विषय पर काम किया है। उसके साथ ही NLU भोपाल के वाइस चांसलर प्रोफेसर विजय कुमार को भी हमने इस टास्क फोर्स में रखा है और इसके माध्यम से हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि इस समस्या के विभिन्न आयामों पर ये टास्क फोर्स विचार करेगी। सामाजिक परिस्थितियाँ क्या कुछ है जिसके कारण ऐसी प्रवृत्ति होती है, मेंटल हेल्थ के विषय क्या है, मेंटल इलनेस इस पर कितना इफेक्ट करती है, इन सब बातों पर विचार करके एक समग्र हम डॉक्यूमेंट बनाने वाले हैं जो कि परिस्थितियों का भी आकलन करेगा, निदान के उपाय भी सुझाएगा और आपस में विभागों में और समाज में किस तरह का समन्वय स्थापित हो सके इसकी भी एडवाइस देगा। जन जागरण के विभिन्न मुद्दों पर ये टास्क फोर्स विचार करेगा और उसके माध्यम से हम ये सुनिश्चित करेंगे कि हम देश के सामने एक ऐसा डॉक्यूमेंट दें जिसके माध्यम से हम इस प्रवृत्ति को और इस समस्या के रोकथाम के लिए कुछ सार्थक कर पाए। जी, चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत ही अद्भुत और बड़ा निर्णय लिया है। अभी तक हमने इंजीनियरिंग के क्षेत्र में देखा था कि इंजीनियरिंग के लिए एक डेडिकेटेड यूनिवर्सिटी होती थी। RGPB है तो समस्त इंजीनियरिंग से संबंधित जो परीक्षाएं हैं, उनके पाठ्यक्रम हैं, उनका मूल्यांकन है, सारे विषयों के लिए एक यूनिवर्सिटी है, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। ऐसे ही चिकित्सा शिक्षा के लिए आपने मेडिकल यूनिवर्सिटी, जबलपुर में मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाई और चाहे नर्सिंग हो चाहे मेडिकल हो, सबका एक सेंट्रलाइज्ड जो है वहाँ से मूल्यांकन होगा, परीक्षाएं होंगी। तो शिक्षा की गुणवत्ता में और जो मूल्यांकन है, जो परिणाम है, उन सब में एक सिस्टम बनेगा, एक पारदर्शिता आएगी। तो मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना से लेकर अभी तक के दौर में जो भी कार्यकलाप रहे हैं, जिस भाव को लेकर यूनिवर्सिटी स्थापित की गई थी, कितना संतुष्ट पाते हैं? नहीं, देखिए 2014 से इसकी शुरुआत हुई थी और नवीन जी ये बात मुझे कहते हुए कहीं कोई संकोच नहीं है कि अभी उसका पूरा आकार नहीं बन पाया है। विगत दिनों यूनिवर्सिटी को, मेडिकल यूनिवर्सिटी को लेकर बहुत सारे विषय आए थे और इसीलिए हमने वाइस चांसलर बदला है। अब नई टीम आई है और मुझे ऐसी उम्मीद है कि जिस उद्देश्य के साथ इस यूनिवर्सिटी का निर्माण हुआ था उस उद्देश्य की अब पूर्ति होगी। ये बात सही है कि अभी वो कुछ नहीं हो पाया जिस उद्देश्य और जिस मंतव्य के साथ यूनिवर्सिटी का निर्माण हुआ था, पर मुझे ऐसा विश्वास है कि जल्द से जल्द हम ये सुनिश्चित करेंगे कि यूनिवर्सिटी अपने कार्यकलाप को समय सीमा में उचित ढंग से निष्पादित कर सके, चाहे एग्जाम कंडक्ट करने की बात हो, चाहे रिजल्ट देने की बात हो या डिग्री देने की बात हो। इन सब विषय पर अभी काम होना बाकी है और मुझे कहते हुए कहीं संकोच नहीं है कि इसमें अभी कमी रह गई है, पर अब नए VC आए हैं और मुझे ऐसी उम्मीद है कि अब सब व्यवस्थाएं ठीक होंगी। मैं आपको साधुवाद दूंगा आपकी साफगोई के लिए। मैंने तो प्रश्न ही मेडिकल यूनिवर्सिटी के विषय में पूछा था, लेकिन जिस सहजता से आपने स्वीकार किया और लगातार आपने कार्रवाइयां भी की हैं, तमाम जांचें भी संस्थापित की हैं, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। आपकी ये वक्र दृष्टि कई नर्सिंग कॉलेजेस पर भी है और आप लगातार सख्ती बरत रहे हैं, क्योंकि नर्सिंग एक ऐसा कोर्स है कि हमारी चिकित्सा व्यवस्था में जो हमारे नर्सेज हैं, कंपाउंडर हैं, उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो वो बेहतर पढ़कर निकलें, दक्ष हों, प्रशिक्षित हों, तो अच्छा संस्थान जब अच्छे हों वो बहुत जरूरी है। तो आपने कई सारे कॉलेजों की मान्यता निरस्ती से लेकर और पेनल्टी से लेकर तमाम कार्रवाइयां की हैं, उस पर जानना चाहूंगा। नवीन जी, मैंने विगत सत्र से ये सुनिश्चित किया है कि हम नर्सिंग सेक्टर को पूरी तरह से पारदर्शी बनाएंगे और उच्च स्तरीय बनाएंगे। और आपने बहुत सही बात बोली कि इसको लेकर हमने पिछले साल से प्रक्रिया को बहुत पारदर्शी बनाया है और IT इंटरवेंशन हमने बहुत तेज किया है।
तीन चार मुद्दों पर इन कॉलेजेस में शिकायतें आती थी। एक फैकल्टी को लेकर आती थी कि एक ही टीचर दो दो तीन तीन कॉलेजेस में उसके नाम लिखे हुए हैं, जो कि सही नहीं है। तो हमने उसको आधार लिंक किया है। अब कोई भी टीचर दो जगह अपना नाम नहीं लिखवा पाएगा। हमने वहाँ एक दूसरी समस्या आती थी कि जो बिल्डिंग है वो बिल्डिंग नहीं है, तो हमने जियो टैगिंग के माध्यम से सभी बिल्डिंग का भौतिक सत्यापन हम करवा रहे हैं। हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो हॉस्पिटल उनसे अटैच हैं या खुद के हॉस्पिटल हैं, उनके बिस्तर की संख्या और उनके मरीजों की संख्या में कहीं कोई भी गलती कोई ना कर पाए। इस तरह से हमने पूरी तरह से आईटी सॉल्यूशंस को इन्वॉल्व करके इस प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया। और मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है कि विगत सत्र में मैंने 242 कॉलेजेस हैं जिनकी मान्यता समाप्त की थी, और इसी उद्देश्य के साथ की थी कि ये पूरे सेगमेंट के भ्रष्टाचार को और इसकी जो गड़बड़े हैं उसको हम ठीक कर सकें। पर उसमें ये एक बात और मैं जोड़ना चाहता हूं कि हम नर्सिंग कॉलेजेस को तो ठीक करेंगे, जो फर्जी नर्सिंग कॉलेज है उनको बंद करेंगे, पर हमारे नर्सिंग स्टूडेंट का हम कोई अहित नहीं होने देंगे, उनके भविष्य के साथ हम खिलवाड़ नहीं होने देंगे। हम ये सुनिश्चित करेंगे यदि कॉलेज बंद होता है और यदि उसने गलती से वहां पर स्कूलों को स्टूडेंट्स को यदि भर्ती करा दिया है तो उनको पूरी डिग्री मिल सके, इसको हम सुनिश्चित करेंगे। तो नर्सिंग स्टूडेंट के साथ हम कोई भी गड़बड़ नहीं होने देंगे, परंतु हम गड़बड़ कॉलेज चलने भी नहीं देंगे। बड़ा अच्छा आपने संकल्प लिया है कि नर्सिंग स्टूडेंट के साथ कोई गड़बड़ नहीं होने देंगे और जो गड़बड़ है उनको चलने नहीं देंगे। एक अंतिम प्रश्न है विभाग से जुड़े हुए विषयों पर कि कोई ऐसा नवाचार, सबका अपना काम करने का एक तरीका होता है। आपके पहले भी चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में लगातार काम हुआ है। जब आप इस मंत्रालय को आपने संभाला तो सोचा हो कि चूंकि सामाजिक सरोकारों से बहुत गहरे से जुड़े रहते हैं आप, तो इन चीज़ों की महती आवश्यकता महसूस भी करते होंगे कि अपने कार्यकाल में ये तो स्थापित करना ही, ऐसी कोई सोच, ऐसा कोई नवाचार जो आप करना चाह रहे हो विभाग में या करने की प्रक्रिया में आगे बढ़ चुके हों? नहीं, देखिए मैं तो रोज ही नवाचार करता हूँ। मेरे बारे में तो यही एक स्थापित हुआ है कि मैं नित नए मेडिकल एजुकेशन के माध्यम से नवाचार करता हूँ। हिंदी में हम पाठ्यक्रम ला रहे हैं, ये हमारा नवाचार है। हम फाउंडेशन कोर्स के माध्यम से मूल्य आधारित शिक्षा प्रदत्त कर रहे हैं छात्रों को। ये भी, इसमें भी देश में हम नंबर 1 पर हैं। हम परम पूज्य हेडगेवार जी को मेडिकल स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, हम अम्बेडकर जी को पढ़ा रहे हैं, हम विवेकानंद जी को पढ़ा रहे हैं, हम सुश्रुत को पढ़ा रहे हैं, हम पटेल को पढ़ा रहे हैं। और इसके माध्यम से ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि हमारे जो मेडिकल स्टूडेंट हैं वो मूल्य आधारित अपने जीवन को जिएं। हमने नॉलेज शेयरिंग मिशन की स्थापना की है। हम आईटी को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हमारे एकेडमिक्स में और इलाज में हम उपयोग कर रहे हैं। हम 3D प्रिंटिंग के माध्यम से ऑपरेशन में गुणवत्ता आ सके, इस पर काम कर रहे हैं। हम नॉलेज शेयरिंग मिशन के माध्यम से विभिन्न संस्थाओं के साथ, यूनिवर्सिटीज़ के साथ और चिकित्सकों के साथ MAU कर रहे हैं। आत्महत्या रोकथाम रणनीति का हम डॉक्यूमेंट बनाने वाले हैं। ये मध्य प्रदेश का पहला राज्य होने वाला है। हम इमरजेंसी मेडिसिन को पूरे मध्य प्रदेश के मेडिकल कॉलेज में उच्च गुणवत्ता के हिसाब से लागू करने वाले हैं। और वर्ल्ड क्लास के जो कॉरपोरेट हॉस्पिटल होते हैं उसमें जिस प्रकार से इमरजेंसी डिपार्टमेंट होता है, वैसे ही हम मेडिकल कॉलेज में इमरजेंसी डिपार्टमेंट हम शुरू करने वाले हैं। हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि हर मेडिकल कॉलेज में दोनों स्तर पर, चाहे वो पढ़ाई का मामला, एकेडमिक का मामला हो या इलाज का मामला हो, विश्व स्तरीय हम सुविधाएं उपलब्ध कराएं। जिस प्रकार से धारा प्रवाह आपने नवाचारों की झड़ी लगा दी, मेरा प्रश्न अब मतलब इस विषय में प्रश्न पूछने का थोड़ा मानस ही मेरा एकदम परिवर्तित हो गया है। तो मैं अब दूसरी तरफ रुख करता हूं। आपके सामाजिक सरोकार और राजनीतिक जीवन पर बात करते हुए, ये एक बड़ा प्रचलित सा शब्द है भोपाल में। मतलब कोई विश्वास जी नहीं बोलता, विश्वास साहब नहीं बोलता, विश्वास भैया। और ये न सिर्फ पुरुषों के द्वारा संबोधन है, महिलाओं का भी संबोधन है। और हाथ, मतलब मुझे लगता है कि पहले होता था कि मतलब 4 भुजाएं होती थी, 10 भुजाएं होती थी, जो दिव्य स्वरूप होते थे, प्रतापी लोग होते थे। तो वो अगर भुजाएं आपके पास होती तो शायद वो भी कम पड़ जाती। तो ये जो राखी का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया आपने, क्या कहेंगे?
नवीन जी, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। देखिए, नेता बहुत होते हैं, चुनाव बहुत लोग लड़ते हैं, जनप्रतिनिधि बहुत लोग बनते हैं, परंतु जनता उन्हें अपने परिवार का सदस्य माने, ये बहुत कम देखने को मिलता है। और नरेला विधानसभा में मैंने यही स्थापित किया कि नरेला एक विधानसभा नहीं है, नरेला एक परिवार है और विश्वास सारंग वहाँ का नेता नहीं, वहाँ का बेटा है। और इस अवधारणा को लेकर मैंने जनप्रतिनिधि के रूप में काम करना शुरू किया और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि लगातार 13 वर्षों से बहनें मुझे राखी पर्व पर हजारों की संख्या में राखी बांधती हैं। 2 साल पहले जब कोरोना के पहले की जब हमारा राखी का महोत्सव था तो लगभग 70,000 बहनों ने राखी बांधी थी और इस साल मुझे 1,12,000 बहनों ने राखी बांधी है। तो निश्चित रूप से ये मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि बहनों का इतना प्यार मुझे मिलता है। और राजनीतिक संबंधों से इतर मेरे परिवार के संबंध बने हैं मेरी विधानसभा में, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और किसी भी समाज में शायद यही आदर्श स्थिति है कि यदि हम जनप्रतिनिधि बने हैं तो जनता के सुख और दुख के हम सहभागी बने, वो हमारे साथ मिलजुल कर परिवार भाव में रहे। और इस पूरे प्रकल्प के माध्यम से मुझे इसमें बहुत सफलता मिली है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। एक और जो मैंने ऑब्जर्वेशन किया है, ये तो ठीक है पूरे भोपाल ने देखा है, लेकिन ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी है, किसी भी कारण से रहा हो कि कोई भी छोटी से छोटी बात हो, आदमी तो मतलब कॉरपोरेटर को भी फोन करने में, पार्षद को भी फोन करने में झिझकता है। तत्काल आदमी पता चलता है एक छोटे से घर से निकलता है, बोलता है अभी विश्वास भैया से बात कराता हूं आपकी। तो मतलब विधानसभा में गलत तो हो नहीं सकता, पत्ता नहीं हिल सकता गलती से भी गलत के लिए। तो इतने फोन कॉल, इतनी इजी अवेलेबिलिटी, इतनी सहज उपलब्धता परेशान नहीं करती? नवीन भाई, देखिए, मेरे पिताजी स्वर्गीय कैलाश सारंग जी ने मुझे राजनीति का काखा गागा सिखाया और उन्होंने कहा था कि यदि हम सार्वजनिक क्षेत्र में काम करते हैं तो ये हम बाय डिफ़ॉल्ट नहीं है, बाय चॉइस है। यदि आप जनप्रतिनिधि बनते हैं और समाज सेवा के लक्ष्य को लेकर समाज की सेवा के लिए उतरे हैं तो फिर आपको इसमें कहीं भी भार महसूस यदि हो तो ऐसी मानसिकता नहीं रखनी है। इसलिए यदि हम अपने जॉब को या हम अपने काम को अपने मिशन के रूप में लेते हैं या भगवान के द्वारा प्रदत्त किया हुआ ये आदेश मानते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई भार महसूस किया जाता है। मेरे पिताजी ने भी जिंदगी जनसेवा की, समाज सेवा की, गरीबों के बीच में जाकर काम किया, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम किया, समाज के बीच में रहे, जनता के बीच में रहे। मैंने उन्हीं से सीखा, इसलिए मुझे इसमें कोई भी भार या तनाव महसूस नहीं होता, बल्कि मैं एंजॉय करता हूं। और देखिए नवीन भाई, इससे ज़्यादा और सौभाग्य क्या होगा कि आपको भगवान ने ये मौका दिया है कि आप किसी की मदद कर सको। देखिए, मदद तो सब करना चाहते हैं, पर क्या आपको ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है कि जिसके माध्यम से आप मदद कर सको? तो भगवान ने यदि आपको इस लायक बनाया है कि आपके माध्यम से लोगों की मदद हो तो मुझे लगता है इसको एंजॉय करना चाहिए। ये खुशी की बात है, ये प्रसन्नता की बात है, ये सौभाग्य की बात है। अब यदि हम अपने मन और मस्तिष्क में इसको लेकर कुछ तनाव या भार रखेंगे तो ये हमारी गलती होगी। जी, मैं इसी क्रम में एक प्रश्न और पूछता हूँ। पूजनीय बाबूजी स्वर्गीय कैलाश सारंग जी की जो छाप है वो आपके बिल्कुल मन, मस्तिष्क, दिलो दिमाग पर स्पष्ट दिखाई देती है। क्योंकि जब लोग व्यक्ति लार्जर देन लाइफ होते हैं, मानव से महामानव की श्रेणी में चले जाते हैं, तब उनकी थाती को, उनकी धरोहर को, उनकी विरासत को संभालना, सहेजना, ये अपने आप में बहुत दुष्कर कार्य होता है। पूजनीय बाबूजी की याद में आपने चिकित्सा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में माताजी और पिताजी के नाम से कुछ संस्थान भी प्रारंभ किए हैं, तो उस विषय में आपसे पूछना चाहूँ। नहीं, देखिए, मैं फिर कहूँगा कि कैलाश सारंग साहब तो मेरे, देखिए, गाइड एंड फिलोसोफर थे, मेरे नेता थे, मेरे पिताजी के साथ साथ मेरे मित्र भी थे। उन्होंने मुझे जो सिखाया, मेरी माताजी ने जो सिखाया, वो यही है कि समाज की सेवा करना। मैं ये आदर्श स्थिति है, या आपके चैनल पर बोल रहा हूँ केवल इसलिए बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, पर निश्चित रूप से मेरी माताजी का व्यक्तित्व और मेरे पिताजी का व्यक्तित्व, उन दोनों का कृतित्व ऐसा ही था कि वो समाज की सेवा करें, हम सब मिलकर समाज की सेवा करें।
मेरे पिताजी ने यदि भारतीय जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम किया तो एक मिशन, एक विचार को लेकर उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में काम किया। मैंने उन्हीं से कुछ सीखा है। देखिए, वो तो बहुत बड़े नेता थे, मैं तो उनके पासन में भी नहीं हूँ, मैं तो बहुत ही छोटा आदमी हूँ। वो बहुत बड़े आदमी थे और उनकी विशालता, उनकी व्यापकता निश्चित रूप से मेरे को बहुत दिशा दिखाती है। और हमने हमारे फाउंडेशन के माध्यम से ये सुनिश्चित किया है कि हम हेल्थ सेक्टर में बड़ा काम करें और उसके माध्यम से ये सुनिश्चित करें कि हम पीड़ित मानवता की सेवा करें। जी, वो जिस प्रकार एक आपने किसी कैलाश प्रसून नाम से जो उसको प्रारंभ किया है, तो उस दिशा में कितना अभी तक काम हुआ है, कहाँ कहाँ शिविर लगे हैं, क्या क्या किया है? देखिए, कैप्रेस करके यहाँ पे हमने एक फाउंडेशन बनाया है, कैलाश प्रसून सारंग फाउंडेशन, और उसके कैलाश प्रसून सारंग फाउंडेशन कैप्रेस। तो कैप्रेस के माध्यम से हम अलग अलग स्तर पर काम कर रहे हैं। हम एक डायग्नोस्टिक सेंटर का संचालन कर रहे हैं, हम अलग अलग स्तर पर स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन करते हैं, हम अन्य क्षेत्र चलाते हैं। हम आगे आने वाले समय में एक हिंदू दर्शन पर एक शोध संस्थान की शुरुआत करने वाले हैं। तो समाज के विभिन्न पहलुओं पर, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, इस पर हम काम कर रहे हैं। पर अभी तो काम बहुत करना है, समाज सेवा के लिए बहुत आगे काम करना है। एक हम वृद्धाश्रम का संचालन करते हैं, नर्मदा जी के किनारे सदावर्त आश्रम का हम संचालन करते हैं। हम फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग की शुरुआत करने वाले हैं। हमारे फाउंडेशन के माध्यम से विभिन्न स्तरों पर हम समाज सेवा के काम कर रहे हैं। अब अगर मैं बात करूं, मैंने आपके विधानसभा क्षेत्र की बात करी, फिर सामाजिक परिदृश्य पे बात करी, लेकिन अगर मैं ठेठ राजनीति की बात करूं तो मध्य प्रदेश के अभी जो नगरीय निकाय के चुनाव हुए, तो जिस प्रकार से जो प्रत्याशी थे खासकर भोपाल में, उन पर विश्वास करना लोगों को बहुत मुश्किल हो रहा था कि कैसे एक महापौर की प्रत्याशी एकदम एक नवोदित महिला हैं, और उन्होंने सार्वजनिक मंचों से कई बार भारतीय जनता पार्टी और खासकर आप पर विश्वास जताया, और अब वो जीत कर भी आ गई हैं। तो भोपाल में इस प्रकार की जीत पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी की जीत है। नरेंद्र मोदी जी के विकास की नीति की, शिवराज सिंह चौहान जी की कल्याण की नीति की जीत है। और निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भारतीय जनता पार्टी का महापौर बने, ये आदेश यदि भोपाल की जनता ने दिया है तो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति को स्वीकार किया है। नरेंद्र मोदी जी और शिवराज सिंह चौहान जी की सरकारों ने जो कुछ शहरी विकास में किया है और आगे आने वाले समय में जनता के माध्यम से और काम कराने का जो मंतव्य है, उस पर मोहर लगी है। तो ये जीत तो नरेंद्र मोदी जी की, शिवराज जी की, हमारे प्रदेश के नेतृत्व की और भारतीय जनता पार्टी की जीत है। मुझे लगता है कि ये हम सबके लिए प्रसन्नता की बात है। पर नवीन जी, जीत हमें इस बात की जिम्मेदारी भी सौंपती है कि हम जनता की सेवा करें। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है कि हमें आगे आने वाले समय में भोपाल को सुंदर भोपाल, विकासशील भोपाल, स्वस्थ भोपाल, स्वच्छ भोपाल तो बनाना ही है और जनता की सेवा भी करनी है। अंतिम और महत्वपूर्ण प्रश्न, कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा प्रारंभ कर चुकी है कश्मीर से कन्याकुमारी तक। आप कई बार उनकी इस यात्रा पर सवाल खड़े कर चुके हैं और कांग्रेस पर कासे हमलावर रहते हैं, जबकि कांग्रेस कह रही है कि पूरे देश में जो है बेरोजगारी और तमाम समस्याएं हैं और लोगों को भरमाने के लिए आप जो है फुल ऑफ इवेंट पॉलिटिक्स करते हैं। देखिए नवीन भाई, वो पार्टी जिसने आज़ादी के बाद लगातार इस देश को तोड़ने का काम किया, वो कांग्रेस अब भारत जोड़ने की बात कर रही है। वो राहुल गांधी जिन्हें इस देश की भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक परिस्थितियों का 1 रुपए का ज्ञान नहीं है, वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। वो राहुल गांधी या नेहरू परिवार जिसने लगातार अमेठी और रायबरेली में जनप्रतिनिधि के रूप में इस देश पर राज करा, वहां पर तो वो 40 रुपए की शर्ट किसी गरीब को नहीं पहना पाए। आज 40,000 रुपए की टी शर्ट पहनकर राहुल गांधी
भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। एक गरीब के घर की छत को पक्का नहीं बना पाए राहुल गांधी या नेहरू परिवार, आज भारत जोड़ो यात्रा में करोड़ों रुपए के कंटेनर में अपना घर बसाकर ऐशो आराम कर रहे हैं। ये पदयात्रा का जो टूरिज्म राहुल गांधी कर रहे हैं और जिस प्रकार से अपने आप को स्थापित करने के लिए देश को गुमराह करने और जाति को जाति से लड़ा के, धर्म को धर्म से लड़ाकर भय का माहौल पैदा करने की जो कोशिश कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि इनका मंतव्य ठीक है। राहुल गांधी को इस बात का जिक्र तो करना ही पड़ेगा, जवाब तो देना ही पड़ेगा कि क्या 40,000 रुपए की बर्बरी की टी शर्ट उनने नेशनल हेराल्ड मामले में जो उनके परिवार ने भ्रष्टाचार किया है, क्या उससे खरीदी है? वो करोड़ों रुपए के कंटेनर जिस पर लगातार राहुल गांधी रात में सोते हैं, एसी कमरे में सोते हैं, क्या वो जंगल में मंगल करके यात्रा चलाने वाले राहुल गांधी क्या नेशनल हेराल्ड मामले में जो भ्रष्टाचार किया उसी से पैसा कमाया? इन सब बातों पर राहुल गांधी को जरूर जवाब देना पड़ेगा। वो इस देश के नागरिक हैं, वो स्वतंत्र हैं कहीं से भी कहीं यात्रा करने के, पर क्या इस देश के गरीब का मखौल नहीं उड़ा रहे? वो 40,000 रुपए की टी शर्ट पहन के पदयात्रा करते हुए क्या वो उन गरीबों का मजाक नहीं उड़ा रहे जो कांग्रेस के राज के कारण सालों से बिना छत के थे? आज मोदी जी ने गरीब को पक्की छत दी है, आज मोदी जी ने गरीब के घर में टॉयलेट बनाया, आज मोदी जी घर घर में नल जल के माध्यम से शुद्ध पेयजल पहुंचा रहे हैं, पर राहुल गांधी बिस्लरी और मिनरल वाटर की पानी पीते हुए पदयात्रा करेंगे तो वो इस देश की समस्या को एड्रेस नहीं कर पाएंगे। जी, बहुत शुक्रिया विश्वास जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बात करने के लिए। थैंक यू। नमस्कार। हमारे साथ चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग चर्चा में थे और उनका जो विश्वास था वो बिल्कुल इंगित कर रहा था कि जन का है विश्वास, मन का है विश्वास, सबका है विश्वास। और यह विश्वास लगभग भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में भी हासिल किया है और वही कारण है कि मध्य प्रदेश में करीब 18 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का शासन है। बीच में कांग्रेस जरूर आई लेकिन अपने ही लोगों का विश्वास नहीं संभाल पाई। तो विश्वास एक बहुत बड़ा फैक्टर है, लोगों का राजनीति पर विश्वास बना रहे, राजनेताओं का कार्यकर्ताओं से विश्वास बना रहे, जनता से विश्वास बना रहे, आपसी विश्वास, आपसी सामंजस्य बना रहे। तो ये शब्द भले ही किसी व्यक्ति का नाम हो लेकिन जीवन मंत्र है। जिसको ये समझ में आ जाएगा, जिसको इस मंत्र पर विश्वास हो जाएगा, वो निश्चित रूप से कामयाब होगा। IND 121 में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।